चलिए, जय हिंद सभी को। आज हम बहुलक का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने बना लिया है और पार्ट 1 में हमने जो पॉलीमर्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा, यानी कि बहुलकों का वर्गीकरण देखा भिन्न भिन्न आधारों पर, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने किया। मोस्टली समझिए कि 70% हम वहाँ कवर कर चुके हैं। थोड़े बहुत जो चीज़ें बच गई थी उनको और ऑब्जेक्टिव्स को लेके मैं इस सेशन में आया हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स में, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर और इसके बाद सिंथेसिस रबर यानी संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेचुरल रबर जो होता है, ठीक, उसका जो मोनोमर या फिर जो बोलना चाहिए वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो सबसे पहली बार जिन्होंने अध्ययन किया था उनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। आज के जो ये वीडियो सेशन है, ठीक है, इसमें हम लोग मोस्टली रबड़ के बाद हम लोग सिंथेटिक रबर और इसके बाद हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स यानी पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर और रेजिन्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो आइसोप्रीन, अच्छा, आइसोप्रीन का जो नाम है मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप CH2 रखिए, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आएगा आपका CH3। ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4, ठीक। अब हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन नंबर 4। सेकेंड पे मेथिल आ रहा है तो 2 मेथिल हमने इसको कह दिया। फर्स्ट कार्बन के बाद और थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो 1,3 ब्यूटाडाइन और 4 कार्बन इसका नाम ब्यूटा। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन का, और ये आइसोप्रीन को बोलते हैं, ठीक। एक चीज और, ये सिस स्ट्रक्चर है। सिस और ट्रांस दो चीजें होती हैं, तो ये सिस स्ट्रक्चर है, सिस आइसोप्रीन है। मैं आपको यहां एक चीज भी बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से मैं यहां जिक्र कर रहा हूं उसका। और अगर ये ट्रांस आइसोप्रीन आता तो ट्रांस आइसोप्रीन का आप जिक्र होगा, 1-2 बार क्वेश्चंस पूछा है, उसको हम लोग बोलते हैं गाटा पर्चा, ठीक है, याद रखिएगा, गाटा पर्चा या गाटा पार्चा दोनों ही बोलते हैं। तो ये ट्रांस वाला जो फॉर्म है वो गाटा पर्चा में यूज होता है, और हमारा जो नेचुरल रबर है यानी कि 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें हम सिस वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर रहा। एक चीज और अब आप लोग को बता दूं मैं, एक सेकेंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संश्लेषित रबड़ को, सिंथेसिस रबड़। सिंथेसिस रबड़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि सिंथेसिस है मतलब संश्लेषित है, मतलब उसको मानव ने निर्मित किया होगा, और बहुत सारी रबर फैक्ट्रियां हैं हमारे देश में और वहां पे ये सब रबड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो है आपका नियोप्रीन। ठीक, नियोप्रीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मोनोमर होता है, यानी कि इसका जो एकलक होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा बनाने वाला हूं नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। बनाने का मन है मेरा, बट वो टू द पॉइंट नहीं होगा और कभी क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे भी नहीं। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन होगा? क्लोरोप्रीन। और ये कैसा है? प्राकृतिक नहीं है, ये कैसा है? संश्लेषित है, ठीक। सिंथेटिक रबर बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट टाइप जो था आपका नियोप्रीन हुआ, और उसका जो एकलक हुआ वो कौन हुआ? क्लोरोप्रीन। इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो रबड़ होगा, सिंथेटिक रबड़ होगा, वो दूसरा रबड़ होगा आपका ब्यूना एस। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ब्यूना एस। अब ब्यूना एस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके जो मोनोमर्स होंगे, ठीक,
वो होंगे आपका 1,3 ब्यूटाडाइन और प्लस स्टाइरिन। इसके पहले मैंने स्टाइरिन का स्ट्रक्चर भी बनाया पार्ट 1 में, बट मैं फिर यहाँ वो चीज आप उसमें अगर देखना चाहेंगे तो इसके बारे में मैंने वहां जिक्र भी किया था कि वाइजैक में जो रबर फैक्ट्री है वहां यही जो चीज है लीक हुई थी और जिसके कारण लोग मरे थे, तो वो स्टाइरिन था। ठीक, तो इसके जो ब्यूना एस जो है, जो सिंथेटिक रबर है, इसका जो मोनोमर हुआ कौन कौन हुआ, 1,3 ब्यूटाडाइन और कौन आया, स्टाइरिन। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका ब्यूना एस रबर। ठीक है, सिंपल, बस आपको ये याद रखना है कि ब्यूना एस में कौन आएगा भाई, तो 1,3 ब्यूटाडाइन और उसके साथ साथ कौन आएगा, स्टाइरिन। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। स्टाइरिन आया मतलब एस, ये एस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, स्टाइरिन एस को इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ मैं इसके साथ ही बता दूं कि जिस चीज के लिए मैं इतना जोर डाल रहा हूं, एक होता है ब्यूना एन टाइप रबड़ का, सिंथेटिक रबड़ का। ब्यूना एन में कौन आएगा, तो ब्यूना एन में आएगा ब्यूटाडाइन, साथ ही साथ इसके साथ आता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन। और साथ में इस एक्रिलोनाइट्राइल का भी मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये दोनों मिलके, ये दोनों मोनोमर हुए ब्यूना एन वाले रबड़ के, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्यूना एन रबड़, ब्यूना एन टाइप रबड़। ठीक है, एन से ही आता है आपका, ये जो एन है इंडिकेट करता है किसको, एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल को। एस किसको, स्टाइरिन को। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन में यही अंतर है। और ये जो ब्यूना एस है इसको हम लोग SBR भी बोलते हैं, SBR भी बोलते हैं। ठीक, और यूज कहां करते हैं, तो टायर वगैरह बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक टाइप और रह गया है जो मैं बताना चाहूंगा, और इसका जो यूज करते हैं ईंधन टैंक बनाने में यूज करते हैं। एक टाइप है इसका थियोकॉल, थियोकॉल या थियोकोल, आप लोग जो भी बोलिए। ठीक, थियोकोल जो है ये भी एक सिंथेटिक रबड़ है। 4 हमने पढ़ा, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन और थियोकोल। ब्यूना वाले में हमने ब्यूना एस और ब्यूना एन को कवर किया। थियोकोल जो होता है वो हमारा काम आता है, इंजन जो होता है ना, इंजन, उसकी गैस किट, जो गैस किट बनी होती है उसको बनाने में इस थियोकोल का प्रयोग होता है। और ऑक्सीडाइजर के साथ इसको ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना जान लीजिए इसके बारे में। तो हमारा सिंथेटिक रबर यहां पे होता है कवर। इसके बाद हम चलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के पास वापस। आप लोग बोलेंगे कि हमने एडिशन के साथ तो पढ़ा ही था, बट डिटेल में नहीं पढ़ा था, और डिटेल में जानना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव आए और मैं पढ़ाऊं और छूट जाए एग्जाम में, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पढ़ाए और पूरा का पूरा आ ही जाए। मोस्टली होता है ऐसा कि कुछ ना कुछ नया आता है हर बार एग्जाम में, और वही तो एग्जाम की खूबसूरती होती है। लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए हमें भी और आपको भी कि कोई एक टॉपिक ना छूटे। और जो हम लोग, मैंने जो अभी टॉपिक बोला वो बोला मैंने कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि संघनन बहुलक। संघनन बहुलक को मैं इस बार 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। पहले उसको समझा देता हूं, फिर फर्दर हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट होता है आपका पॉलीएमाइड, ठीक है। सेकंड होता है पॉलीएस्टर, और थर्ड होता है आपका रेजिन। पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर और क्या होता है आपका रेजिन। एकदम सिंपल, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप इसको सुन के ऐसे घबराने वाला काम मत कीजिएगा। इसमें NH2 यानी कि एमाइड ग्रुप लगा होगा, इसमें एस्टर है यानी कि एसिड ग्रुप लगा होगा, थैलिक एसिड या टेरिथैलिक एसिड, और जो रेजिन है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आप इजीली याद कर पाओगे और देख के पहचान भी पाओगे। अगर आपको मोनोमर याद है तो आप और इजीली उसको डिटेक्ट कर पाओगे। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पॉलीएमाइड्स के बारे में कि भाई पॉलीएमाइड में कौन कौन आता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिन को कि भाई रेजिन क्या होते हैं और उसमें कौन कौन आता है। तो चलिए, कंडेंसेशन पॉलीमर में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीएमाइड को। पॉलीएमाइड में
जनरली आते हैं 3 से 4 लोग, ठीक। और हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं दैनिक जीवन में, वो होते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 6 और नायलॉन 610। और एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां बता देना चाहूंगा कि इसको हम लोग पद वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। पद वृद्धि बहुलक, एक बहुलक होता है पद वृद्धि बहुलक और एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी होता है। तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक में आप टेफ्लॉन को याद रखिएगा, पद वृद्धि बहुलक में आप नायलॉन को याद रखिएगा, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610। तो इसमें पद वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था जो जरूरी था आप लोग को बताना। अब हम लोग पॉलीएमाइड में किसको देखने जा रहे हैं? सबसे पहले नायलॉन 6 को, नायलॉन 6 को। देखिए पॉलीएमाइड के बारे में मैं इसका डायरेक्ट ज्यादा जिक्र ना करते हुए मैं डायरेक्ट यूज वगैरह बताऊंगा और इसके मोनोमर्स को जिक्र करूंगा। तो मोनोमर्स में आप याद रखिए कि हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, एमीन आया ग्रुप, हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, और साथ ही साथ उसकी क्रिया करा दीजिएगा आप, एडिपिक एसिड बोलते हैं एक को। तो मैं यहां लिख ही देता हूं, हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन और प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये दोनों जो मिलते हैं तो इनके बहुलीकीकरण से जो बनता है वो बनता है हमारा नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप हेक्सामेथन की बात करते हो वहां पे है, ध्यान देने वाली बात है, 6 कार्बन। और जब हम एडिपिक एसिड की बात करते हैं वहां पे भी आपको मिलते हैं 6 कार्बन। COOH रहता है, CH2 4, और CH2 का मतलब 4 मॉलिक्यूल, फिर COOH रहता है। तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन। तो ये 2 बार 6 आने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं नायलॉन 6। यूज क्या है इसका? मोस्टली अगर देखा जाए नायलॉन 6 का तो वही है कि टायर वगैरह बनेगा इसका भी, और कुछ जैसे कि नायलॉन 6 का अगर देखा जाए, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, कालीन, टाइल्स वगैरह बनाने के काम में आ सकता है, और टेक्सटाइल फाइबर है, मोल्डेड वस्तु जो भी है उनको बनाने में यूज करते हैं इसको। देखिए उपयोग क्या है, जनरली पूछता नहीं है एग्जाम में, बट पूछ लिया तो बस इसलिए आपको बता दिया गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नायलॉन 6 पर, ठीक। तो नायलॉन 6 की अगर बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? नायलॉन 6 की बात करेंगे। वो भी आपका पॉलीएमाइड ही है, नायलॉन 6 भी आपका पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन 6 जो है वो बनाया जाएगा कैप्रोलैक्टम से। नायलॉन 6 का जो मोनोमर होगा वो कौन होगा? आप बस इतना याद रखिए, एग्जाम में उसके बाहर का नहीं आने वाला। तो नायलॉन 6 का जो, आप ये नाम याद रखिए, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। नायलॉन 6 का क्या आया? कैप्रोलैक्टम। मोनोमर जो है वो किससे बनता है, मतलब नायलॉन 6 किससे बनेगा? कैप्रोलैक्टम से, ठीक। और नायलॉन जो 6 है उसका जो यूज होता है, नायलॉन 6 का जो यूज है वो खास तौर पर वही टायर वगैरह बनाने में, और छोटा मोटा जो कालीन वगैरह है उन चीजों को बनाने में किया जाता है। बट वो जनरली नहीं पूछी जाएंगी, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, बस याद रखने कि नायलॉन 6 किससे बनेगा? कैप्रोलैक्टम से। नायलॉन 6 किससे था आपका? हेक्सामेथिलीन और डाईएमीन, और साथ में कौन था वहां पे? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के साथ जो 6 कार्बन लेके और आया था, एडिपिक एसिड। तो उन दोनों से नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से। और इसके बाद ये सेकंड था हमारा नायलॉन 6,10, नायलॉन 6,10। नायलॉन, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे इसलिए इसको पद वृद्धि बोलते हैं, पद वृद्धि बहुलक भी बोलते हैं। तो नायलॉन 6,10 जो है सेवेक्विल क्लोराइड, ये बनाया जाएगा सेवेक्विल क्लोराइड, और प्लस मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन से, ठीक है।
आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट। तो इसमें रहेंगे 6 कार्बन और इसमें रहते हैं 10 कार्बन। ठीक, इसीलिए इन दोनों से जब ये बनता है तो इसको नाम दिया जाता है नाइलॉन 6,10। नाइलॉन 6,10 किस किस से मिलकर बनता है? सेवेक्विल क्लोराइड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। इसका क्या यूज होता है? तो टेक्सटाइल जो वर्क होता है, फैब्रिक होता है, तो वहां पे यूज होगा। और हैवी ड्यूटी टायर्स बनाने में, हैवी ड्यूटी टायर्स मतलब जो भारी वाहनों में यूज होते हैं, उनमें यूज करने के लिए होता है। पैरासूट वाला फैब्रिक जो होता है वहां पे यूज होता है 610, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो सेवेक्विल क्लोराइड जिसमें 10 कार्बन होंगे, हेक्सामेथिलीन डाइमीन जो पहले वाले में था रिपीट हुआ है 6, तो नाइलॉन 610 इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे थे पॉलीएमाइड्स और उनके उपयोग भी हमने देख लिए। तुरंत हम चलते हैं पॉलीएस्टर की ओर। पॉलीएस्टर में हम 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, टेरिलीन या डेक्रॉन। टेरिलीन को ही डेक्रॉन बोलेंगे वहां पे, और एक होगा ग्लिप्टल। ग्लिप्टल के बारे में और इतना डिटेल में पढ़ाने की मजबूरी यह है कि पिछले बार ईसीएफ में उसका जिक्र किया है। और इतना जान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में वो ऑप्शन आता है तो मतलब कल के डेट में वो ऑप्शन नया क्वेश्चन बन सकता है, और ग्लिप्टल वहां यूज हुआ है। इस भय से या इस मंशा से हम उसको शामिल कर रहे हैं। तो टेरिलीन और डेक्रॉन हमारे होते हैं पॉलीएस्टर। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कि कुछ चीजें छूट रही हैं, कवर करवानी है, तो हम उसको भी बिल्कुल करवाएंगे। बट थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा, और अच्छा प्यार मिल रहा है आप सभी का। लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, साइंस है तो चलता है, बट शेयर अच्छा कीजिए। पॉलीएस्टर में हम जिन 2 चीजों को पढ़ेंगे वो क्या क्या था मैंने बताया आपको, टेरिलीन या डेक्रॉन, और जो दूसरी चीज थी वो थी आपकी ग्लिप्टल। टेरिलीन और डेक्रॉन को अगर हम पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट है हमारा टेरिलीन या डेट्रॉन, और ये डेक्रॉन। इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं तो टेरिलीन और डेक्रॉन हो जाता है, कभी कभी गलती, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर्स ऑलवेज हैपन्स। तो टेरिलीन और डेक्रॉन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो टेरिलीन जो है वो बनता है एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखिएगा नाम, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो दोनों जगह रिपीट होगा, यानी कि आपके ग्लिप्टल में भी और टेरिलीन और डेक्रॉन में भी। तो एथिलीन ग्लाइकोल को अगर हम ले जाके और टेराथैलिक एसिड के साथ मिलाएं, एथिलीन ग्लाइकोल को टेराथैलिक एसिड के साथ मिलाया जाए तो वो बनाता है टेरिलीन या डेक्रॉन, और उसी एथिलीन ग्लाइकोल को थैलिक एसिड के साथ मिलाया जाए तो वो बनाता है ग्लिप्टल। सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर बनाने बोलिएगा तो मैं बना दूंगा कि भाई CH2 है और साथ में इनके OH और OH, ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल होगा। बट इसको बनाना फिर उसको बनाना, वो फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का भाग हो जाएगा, उतने की हमको जरूरत नहीं है। तो हमने यहां सुना कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल, अगर मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, क्योंकि और साथ में इसके एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कौन, मैंने किसको बोला, टेराथैलिक एसिड, ये मिलके क्या बनाएंगे, टेराथैलिक एसिड, ये दोनों मिलके बनाएंगे टेरिलीन या डेक्रॉन, DACRON। शायद मैंने यहां गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, याद आते जाएगा तो मैं सुधारते जाऊंगा। एथिलीन ग्लाइकोल और टेराथैलिक एसिड, यानी कि टेरिलीन में हमको कौन मिलेगा, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेराथैलिक एसिड्स। ठीक, और ये क्या होता है, तो पॉलीएस्टर होता है। पॉलीएस्टर के बारे में सबने सुन रखा होगा घर में, जैसे कि जो सस्ता वाला कपड़ा होता है और मजबूत भी होता है, बट वो कंफर्टेबल नहीं रहता पहनने में। मतलब पॉलीएस्टर का शर्ट वगैरह कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, मतलब आपको उमस ज्यादा होगा उसमें, लेकिन मजबूती उसमें बहुत भरपूर रहती है। तो वही होता है, टेरी कॉटन बोल देते हैं जिसको हम लोग, मिक्स रहता है कॉटन के साथ, तो यही चीज रहता है उसमें। ठीक है, पॉलिएस्टर, तो ये इस चीज से, और इसके और भी उपयोग होते हैं, बट हम लोग फिलहाल उपयोग नहीं देख के, और मतलब कपड़े वगैरह के बारे में आपने जान लिया, इतना काफी है। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा ग्लिप्टल।
ग्लिप्टल। ग्लिप्टल के बारे में मैंने बताया आपको कि सेम एथिलीन ग्लाइकोल रिपीट होगा, कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो अगेन रिपीट होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करके बोल भी रहा हूं इसलिए कि आप लोग को याद हो पाए। और साथ में टेराथैलिक एसिड की जगह आप केवल और केवल किसको यूज करोगे? थैलिक एसिड। और ये आपको क्या देगा? ग्लिप्टोल, ग्लिप्टल सॉरी। ठीक है, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल। थैलिक एसिड टेराथैलिक रहेगा तो टेरिलीन बनेगा, और केवल थैलिक रहेगा तो ग्लिप्टॉल बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, टेराथैलिक और ग्लिप्टॉल ये लोग के पढ़ने के बाद अब हम लोग करने जाएंगे, सॉरी एक टॉपिक अब कर रहे गया है, पॉलीएमाइड हो गया, पॉलिस्टर हो गया। अब इसके साथ हमारा रह गया है रेजिन। रेजिन के बारे में जानना जरूरी है। रेजिन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेजिन जो है वो मोस्टली फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल जो केमिस्ट्री पढ़े उन लोग जान रहे होंगे, तो फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड से, मेलामाइन का फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो जो बनेगा वो बनता है रेजिन। तो उसको नाम भी उसी तरीके से दिया जाता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको आप लोग बेकेलाइट बोलते हो। ठीक है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको आप मेलामाइन बोलते हो। तो वो दो ही चीजें हैं, दो ही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे कि ओवरव्यू हम ले ले, एग्जाम में कुछ पूछ देना है तो हम उसको बना पाए और डील कर पाए। ठीक, तो रेजिन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं लिख के देता हूं। रेजिन में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। एक तो है कि आपका मेलामाइन और साथ में आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, ये बना लेगा आपका मेलामाइन रेजिन। और जो दूसरा वाला है उसमें रहता है आपका फिनॉल, जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगे रहता है, फिनॉल। और साथ में आपका फिर से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO। ठीक, मैं नहीं लिख रहा हूं कि परेशान नहीं होइए और घबराइए नहीं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं भी पता है सिलेबस में नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इस तरीके से दो रेजिन होते हैं। रेजिन का काम क्या है? तो पेंट, वर्निश, और एक चीज और बताना भूल गया था, बता देता हूं कि ये रंगहीन और मोस्टली कैसा मिलेगा? पारदर्शी या फिर ट्रांसलूसेंट, जिसको आप बोलते हो, उस तरीके का आपको दिखाई देगा। कलरलेस रेजिन जो होता है वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ACF के बाद अगर रेलवे का भी एग्जाम अगर देंगे तो उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसके बाद बेकेलाइट के बारे में बता दूं। बेकेलाइट जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ होता है। साथ ही साथ जो टीवी, रेडियो, उसका जो कवर बना होता है ना, तो वो बना होता है बेकेलाइट का। ठीक है, कठोर होता है ये। तो इस तरीके से हमारा ये कवर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डील कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आएगा, मैं उसको कॉपी में देखूंगा। तो जो ACF के पहले क्वेश्चंस को कर लेते हैं कि जितना पढ़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बना कि नहीं बना आपसे। तो उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन एडिशन पॉलीमर है, और ऑप्शंस में दिए गए थे प्रोटीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, 6,6 और ग्लिप्टल। तो भाई मैंने अभी बताया कंडेंसेशन में ग्लिप्टल को पढ़ाया, नाइलॉन को पढ़ाया, ये दोनों तो होंगे नहीं। प्रोटीन भी सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो बच कौन गया? टेफ्लॉन। कौन बच गया? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कैसा होगा भाई? तो एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है पीवीसी का मोनोमर। ACF में आया हुआ आप देख रहे होंगे, पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर पूछ रहा है। तो इसमें क्लोराइड वर्ड यूज हुआ है, तो आप सीधे बोल पाओगे, क्या बोल पाओगे? क्लोरो एथिलीन। क्या यूज होगा? ऑप्शन में दिया होगा आपको क्लोरोएथीन। ठीक, मैंने एथिलीन लिख दिया, क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन ऑप्शन में है। ठीक है, सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि सहबहुलक से रिलेटेड आया है। मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे समझाया था, समबहुलक होमोपॉलीमर, सहबहुलक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में
कोई दूसरा नहीं आएगा, वही उसी के साथ जुड़ेगा और एक चेन बना देगा। ठीक है, तो मतलब मोनोमर मोनोमर सेम टाइप के जुड़ेंगे तो वो कहलाएगा होमोपॉलीमर। ठीक, और जब कोपॉलीमर होगा तो एक अलग मोनोमर के साथ जुड़ेगा और एक चेन बनाएगा, यानी कि एक पॉलीमर बनाएगा, वो कहलाते हैं कोपॉलीमर। तो सह वर्ड वहां यूज होता है। तो उसका डिफिनीशन पूछ दिया है, तो इसमें कौन सा होगा? दो या दो से अधिक प्रकार के एक लकों को आपस में क्रिया कर बनाया गया बहुलक क्या कहलाएगा? सह बहुलक। चलिए अब क्वेश्चंस कुछ मैं लेके आया हूं और एक दो सिर्फ और क्वेश्चन छूट गया है, उसमें मैंने पहले इंक्लूड कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव में, तो मैं उसमें करवाऊंगा। मैं ज्यादा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो का टाइम बचेगा आप लोगों का। क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव डील करना हमको तो इजीली कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बोला है। मतलब कितना बेहतरीन तरीके से घुमाया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला है। तो इससे क्या होगा? आप थर्मोसेटिंग के बाद प्लास्टिक वर्ड देख रहे हैं तो थोड़ा सा घूम जाएंगे कि अरे थर्मोप्लास्टिक पूछ रहा है, लेकिन नहीं, उसने साफ लिखा है थर्मोसेटिंग। ऑप्शन दिए उसने, पहला पीवीसी, दूसरा पीवीए, तीसरा बैकेलाइट और चौथा है परपैक्स। तो सिंपल सी बात है, सबको पता थर्मोसेटिंग मतलब बैकेलाइट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, थर्मोसेटिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैकेलाइट। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? सी, बैकेलाइट। सेकेंड बोल रहा है निम्न में थर्मोप्लास्टिक है, यहां पर थर्मोप्लास्टिक उसने पूछा है। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट बैकेलाइट, सेकेंड है पॉलीएथिलीन, थर्ड है टेरिलीन और डी ऑल, मतलब सभी के सभी। तो अब इसमें बताइए थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? बैकेलाइट तो आपका थर्मोसेटिंग है, साथ ही टेरिलीन भी आपका थर्मोसेटिंग है, तो बच क्या गया? सभी तो होगा नहीं चौथा ऑप्शन, यानी कि पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन जो है वो आपका कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक मतलब कौन नेचुरल पॉलीमर है। मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा। ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर, बी है ग्लिप्टल, सी है स्टार्च, डी है नायलॉन 66। स्टार्च का नाम आते ही कहानी खत्म। मैंने नेचुरल पॉलीमर को बड़े अच्छे शुरू में ही इसलिए याद करवाया था क्योंकि कहीं दिक्कत ना हो, आप उसको याद रखिएगा तो आप क्या करिए कर भी क्लासीफाई कर पाइएगा। तो स्टार्च क्या है? आपका नेचुरल पॉलीमर है, तो यहां पे बात खत्म, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है, फिर से पूछा है नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन है? पॉलीथीन, पीवीसी, एसिटिक एसिड और प्रोटीन। तो अगेन प्रोटीन जो है हमारा वो क्या होगा? नेचुरल पॉलीमर होगा। तो इजीली आप देख रहे हैं बना पा रहे हैं, मतलब बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। 2 वीडियो बहुत होता है किसी भी चैप्टर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बहुलक तंतु। बहुलक तंतु मतलब तंतु किसको कहना चाहिए हम लोग को? फाइबर को। तो पॉलीमर फाइबर का एग्जाम्पल कौन है इसमें से? पूछा है सिल्क फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है नायलॉन 66, थर्ड है डेक्रॉन और डी है सभी। टेरिलीन कपड़ा बनाया जाता, मतलब तंतु के रूप में जरूर होता होगा। नायलॉन 66 के नाम से तो धागे आते हैं अगर आपने देखा होगा तो, और साथ में सिल्क के तो कपड़े बनते ही हैं, मतलब तीनों से कपड़े बनाया जाता है, मतलब तीनों तंतु के रूप में पाया जाता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी तंतु हैं भाई, सभी के सभी फाइबर्स फॉर्म में पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है? पॉलीपेप्टाइड का एकलक है, मतलब मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है प्रोपीन, सेकेंड है ब्यूटाडाइन, थर्ड है आपका एडिपिक एसिड और फोर्थ है आपका एमिनो एसिड। तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। पॉलीपेप्टाइड आपको बताना है कि पॉलीपेप्टाइड किसका होगा, तो पॉलीपेप्टाइड होता है एमिनो एसिड का। ठीक, और जो प्रोटीन्स होते हैं यहां पे ध्यान रखिएगा हमेशा उसका अल्फा एमिनो एसिड आप लीजिएगा मोनोमर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 देखिए, आप 7 दिखाई दे रहा होगा, संघनन बहुलक है यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनमें से कौन? 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको। पहला पीवीसी, आप थोड़ा सा रिकॉल भी कीजिए ना जो आपने पढ़ा है। दूसरा है पॉलीथीन, साथ साथ में आप रिकॉल कीजिए। थर्ड है आपको दिया हुआ है ऑर्लोन। चौथा है आपका टेरिलीन, संघनन टेरिलीन। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ कंडेंसेशन में? मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में टेरिलीन पहला ही था, टेरिलीन या डेक्रॉन बोलते थे उसको। तो 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? डी, टेरिलीन। इजी, अच्छा लग रहा है? जो भी जैसा भी आपका लग रहा होगा आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हम और इंप्रूव करें और बेहतर होकर आपके लिए वीडियोस लेके आए। लेकिन उसके लिए आपका जरूरी है लाइक और कमेंट करना। ठीक, और अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जरूरी है वो। कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? पूछ रहा है कौन योगात्मक बहुलक नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर नहीं है। ठीक, ऑप्शंस दिया गया है टेरिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन। पॉली वर्ड जब भी आएगा यह जान लीजिएगा कि वो एडिशन
पॉलीमर है, योगात्मक है, क्योंकि एक जैसे मोनोमर जुड़ के उन्होंने बनाया है। मोस्टली ऐसा होगा क्योंकि जो योगात्मक है उसमें समबहुलक और सहबहुलक, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों आते हैं। मैं बताते भी रहूंगा, रिवाइज भी होता जाएगा आपको पूरा सिलेबस। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपको स्ट्राइक किया होगा कि टेरिलीन। टेरिलीन जो ऐसा है कि योगात्मक नहीं है, वो कैसा संघनन बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में कौन पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है स्टार्च तथा नाइलॉन, ठीक है। ऑप्शन बी है स्टार्च तथा सेल्यूलोज, प्रोटीन तथा नाइलॉन, प्रोटीन तथा पीवीसी। ऑप्शन बी के अलावा इसमें कोई भी हम लोग को सही लग रहा है क्या? स्टार्च और सेल्यूलोज। मैंने पढ़ाया था शुरू में ही स्टार्च और सेल्यूलोज, नेचुरल वाला जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें सबसे फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में यही था, ठीक। तो स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होंगे? नेचुरल होंगे, और बाकी क्या होंगे? एक एक जो है उसमें गलत ऑप्शन है। इस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 9 क्वेश्चन हुए। अगेन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्न में कौन बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं है बोल रहा है। सुक्रोज, एंजाइम, स्टार्च और टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बिल्कुल है, ठीक। F2C डबल बॉन्ड CF2, तो ये तो है ही। और साथ ही साथ आपका स्टार्च भी है नेचुरल। यहां पे आपको डाउट आ जाएगा सुक्रोज और एंजाइम में। और मैंने बताया था एंजाइम को कि वो बायोपॉलीमर है, चाहे वो बहुलक है, तो मतलब वो भी बहुलक है, तो बच कौन गया? सुक्रोज। सुक्रोज आपका पॉलीमर नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में कौन कृत्रिम बहुलक नहीं है? मतलब कि सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन ए पीवीसी, पीवीसी तो है भाई। बी टेफ्लॉन, वो भी है। सी नाइलॉन, वो भी है। तो ये जब तीनों है तो सेलोफेन करके जो बच गया चौथा ऑप्शन, वो आपका क्या है? नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर है। और इस तरीके से आप नेचुरल पॉलीमर का एक और नाम याद कर पाएंगे और ऐड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेखीय बहुलक है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक। और रेखीय बहुलक से रिलेटेड एसीएफ में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा ये और ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड मिलते जुलते हैं, तो गलतियां लोग करते हैं। तो रेखीय बहुलक जो है उसका ऑप्शंस दिया गया है, नाइलॉन है क्या, बेकेलाइट है क्या, सी बोला है कम घनत्व का पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और जो आपका ऑप्शन डी है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड अभी मैंने पढ़ाया था आपको, मेलामाइन जो लास्ट वाला था रेजिन के पार्ट में। तो हमको बताना लीनियर इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें से लीनियर है आपका, मैंने जब भी आपको लीनियर पढ़ाया होगा मैंने नाइलॉन का जिक्र किया ही होगा, तो इसमें से नाइलॉन होगा। बेकेलाइट जो है वो क्रॉस लिंक्ड वाले में आता है, ठीक। और जो आपका कम घनत्व का पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में आता है। हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है आपका लीनियर। तो इस तरीके से ये रिवीजन भी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में पद वृद्धि बहुलक है। पद वृद्धि बहुलक आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया है पद वृद्धि और श्रृंखला वृद्धि। पद वृद्धि में मैंने वहां पे नाइलॉन का जिक्र किया था और उसके एग्जांपल्स भी बताए थे, और श्रृंखला वृद्धि में मैंने आपको टेफ्लॉन बताया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीएथिलीन, नाइलॉन और PAN यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है फंबल, चलता है। तो 13 का आंसर क्या होगा बता दीजिए? सी। आपका जो नाइलॉन है वो कैसा होगा? पद वृद्धि। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, 10, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप देख पा रहे होंगे उसमें बोला है प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है भाई? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं CH2, CH, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? CH2, CHCl, या इसी को मैं CH2Cl Cl नीचे करके लिख दूंगा तो भी चलेगा। ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन 2 जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, CH2 CH CH2I, और जो नेक्स्ट है CCl4। तो एक बात बताइए, पॉलीथीन ही प्लास्टिक कहलाता है, तो ये जो है ये किसका सूत्र है? विनाइल क्लोराइड का। किसका है? विनाइल क्लोराइड का। और इसी से क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। मतलब आंसर हमारा नंबर 1, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, फिनॉल का उपयोग निम्न को बनाने में किया जाता है। फिनॉल याद आ रहा है? एक ही जगह तो हमने पढ़ा है फिनॉल के बारे में कि फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग यूज करते थे रेजिन वाले सेक्शन में, और क्या बनता था? बेकेलाइट। क्या बनता था? बेकेलाइट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इजी है। 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्यूना एस किसका बहुलक है? ब्यूना एस क्या है? रबड़ है, टाइप है रबड़ का। अब वो पूछ रहा है किसका बहुलक है। मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया, बट उसका स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने स्किप किया है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लेवल से थोड़ा एडवांस जाके ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए दबा के लाइक और शेयर ठोकिए। ब्यूना एस किसका बहुलक है? तो यहां पे देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है केवल ब्यूटाडाइन का, फिर बोल रहा है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का, केवल स्टाइरिन का, ब्यूटाडाइन और नाइट्रिल का। नाइट्रिल जो है वो ब्यूना एन बनाता है ब्यूटाडाइन के साथ, और यहां पे ब्यूटाडाइन जब स्टाइरिन के साथ मिलता है तो ब्यूना एस बनता है, एस फॉर स्टाइरिन। मैंने इस तरीके से इंडिकेट करके भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? और ये एसीएफ का क्वेश्चन है, आया हुआ, और ये दोनों साल आया है, 16 में भी 17 में भी। टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? मतलब कि जो टेफ्लॉन है पॉलीमर, तो उसका जो मोनोमर है वो कौन होगा? तो टेफ्लॉन का कौन होगा भाई? टेफ्लॉन ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिला होगा, F2C CF2, ठीक? तो इसमें आपको कौन नजर आ रहा है? 2 2 4, यानी कि टेट्रा फ्लोरो एथीन। ऑप्शन नंबर डी, टेट्रा फ्लोरो एथीन, ठीक? चलिए टेफ्लॉन के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आ गया है बोर्ड पे, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है? नियोप्रीन का मोनोमर है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इसी पर नहीं आया, बट आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो नियोप्रीन का मोनोमर, यानी नियोप्रीन अगर एक पॉलीमर है तो उसमें पहला ऑप्शन है प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन और ब्यूटाडाइन। सिंपल बात है कि हमने जो सिंथेटिक जो रबड़ है उसमें फर्स्ट टाइप ही देखा था नियोप्रीन, और उसका मोनोमर क्या लिखा था मैंने? क्लोरोप्रीन। क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसे पढ़ाया गया है, बिल्कुल एकदम भरोसा रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप बोर्ड पे, कठोर बहुलक होते हैं। कठोर बहुलक कैसे होंगे भाई? कठोर यानी हार्ड। पॉलीमर कौन होंगे? हार्ड एंड ब्रिटल। दिमाग में आ रहा है? मैंने कब लिखवाया था? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 3 टाइप था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में मैंने लिखवाया था कि हार्ड एंड ब्रिटल। कठोर वर्ड यूज हुआ, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही होगा। एक्रिलिक रेजिन होते हैं, रंगहीन पारदर्शी, गहरे भूरे थर्मोसेटिंग, थर्ड ऑप्शन है गहरे भूरे थर्मोप्लास्टिक और दूध के समान। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्रिलिक रेजिन होता है। तो रेजिन को मैंने नोट में भी लिखवा दिया था, और यहां पे भी फिर से रिपीट हो रहा है। कैसे होंगे? कलरलेस और पारदर्शी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 है, अब बोर्ड पे देखिए, टेरिलिन है एक, क्या है भाई टेरिलिन? पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीइथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है। तो भाई पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन तो बिल्कुल नहीं है। हमने लास्ट में जब कंडेंसेशन पॉलीमर्स को पढ़ा था, जब संघनन बहुलक को, तो पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर और रेजिन को पढ़ा था। तो टेरिलिन किस में आया था? पॉलीएस्टर में आया था। पॉलीएमाइड में कौन आया था? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, ठीक है? तो पॉलीएस्टर होगा, यानी ऑप्शन बी होगा 21 क्वेश्चन का, ठीक? क्वेश्चन नंबर 22 है, फिर से वही है कि टेफ्लॉन किसका एकलक है, तो रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस बनने के लिए प्रयुक्त बहुलक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, नाम देते हैं इसको PMAA, इसको बोलते हैं पॉली, ठीक है, मेथिल मेथा एक्रिलेट। ये नाम आपको याद रखना है। कॉन्टैक्ट लेंस को बनाने में यूज होता है पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट, ठीक? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 नाइलॉन धागे बनाए जाते हैं, नाइलॉन धागे बनाए जाते हैं, ऑप्शन है पॉलीविनाइल से, पॉलीएमाइड से, पॉलीएस्टर से, पॉलीएथिलीन से। नाइलॉन का नाम आया तो आप तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि पॉलीएमाइड। पॉलीएस्टर है तो टेरिलिन, डेक्रॉन और
ग्लिप्टल के लिए है। पॉलीएमाइड है तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, 10 के लिए है। तो नाइलॉन धागे किससे बनते हैं? पॉलीएमाइड से। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, एमाइड बंध निम्न में होता है। किस में होगा भाई एमाइड बंध? एमाइड बंध NH2 जो लगे रहता है, जुड़े रहता है, वो किस में पाया जाएगा? ऑप्शन है प्रोटीन है, पेप्टाइड है, नाइलॉन है, या सभी में। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सब के सब एमाइड बॉन्ड वाले हैं, सब के सब। प्रोटीन में भी पाया जाएगा, पेप्टाइड में भी पाया जाएगा, और नाइलॉनों में पाया जाएगा। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन, साथ में आपके ACF के भी क्वेश्चंस को मैंने कवर करवा दिया, ठीक। और पॉलीमर आपका कंप्लीट होता है, इसके बाहर शायद ही आए। तो ये वीडियो जैसा भी लगा होगा आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमें, और शेयर कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।